अक्सर हमने शिकायतें सुनी हैं कि पुलिस अपना ठीक से काम नहीं करती है, रिश्वत खाती है, बेगुनाह को सज़ा दे देती है, वगैरह वगैरह। तो आज के केस में भी कुछ ऐसे ही है, जहाँ एक क्रिमिनल बोलता है कि वो क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उल्टा कोई और क्रिमिनल है। और वो जिसे क्रिमिनल बताता है, वो ज़्यादा ही रईस होता है और खूब पैसे वाला होता है। इसलिए वो कहता है कि उसके पास पैसा होने की वजह से उसे फंसाया जा रहा है और पुलिस दबाव में आकर के उसे मुजरिम ठहरा रही है। यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट को भी चैलेंज कर देता है, प्लस ह्यूमन राइट कमीशन को भी खत लिखता है और ह्यूमन राइट कमीशन की मदद से वो 1 लाख रुपए की मुआवजा भी ले लेता है। तो क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। ये कहानी है 2010 की। पायल सुरेखा नाम की लड़की, जो कि असम से थी, वो बेंगलोर में आईआईटी में पढ़ाई कर रही होती है। वहीं एक आनंद मिश्रा नाम का लड़का था, जो कि कटक का रहने वाला था। वो भी बेंगलोर के आईआईटी में पढ़ाई कर रहा होता है। दोनों में दोस्ती होती है, नज़दीकियाँ होती है, फिर प्यार हो जाता है। अब वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की फैमिली ही अगेंस्ट में थी। लेकिन तो भी फैमिली के अगेंस्ट में जा कर के दोनों शादी कर लेते हैं। अब आनंद मिश्रा, जो कि कटक का रहने वाला होता है, वो पायल को अपने घर में ले आता है, यानी कि कटक में ले आता है। जब आनंद के माँ बाप इसके व्यवहार देखते हैं, यानी कि पायल के व्यवहार देखते हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी अपना लेते हैं। आनंद मिश्रा के पिता पुलिस होते हैं, वहीं उनकी माँ भी पुलिस होती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आनंद मिश्रा सोचता है कि क्यों ना कोई बिजनेस किया जाए। इसलिए वो कटक में ही एक जिम खुलता है, जहाँ अच्छे खासे लोग जिम करने आते थे और जिम से अच्छी कमाई होने लग जाती है आनंद मिश्रा की। इसी दौरान पायल को एक जॉब ऑफ़र आता है, वो भी बेंगलोर से, जहाँ पे वो पहले कभी पढ़ाई किया करती थी। और ये जॉब ऑफ़र था डेल कंपनी से। अब पायल को अपने जॉब के सिलसिले में बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ता है और वो कंपनी ज्वाइन करती है और वहाँ काम करने लग जाती है। यहाँ आनंद और पायल के बीच में सिर्फ फ़ोन में बात हुआ करती थी। अब आनंद सोचता है कि क्यों ना एक अपना जिम का ब्रांच बेंगलोर में खोला जाए, जिससे उसका बेंगलोर में आना जाना भी हो और वो पायल से मिल भी सके। और वो करता भी वैसे ही है। वो एक अपना ब्रांच बेंगलोर में खोलता है, लेकिन बेंगलोर वाली जिम की ज़्यादा देख रेख पायल ही किया करती थी। अब एक दिन आनंद जब पायल को फ़ोन करता है, तो पायल फ़ोन नहीं उठाती है। ये दिन था 17 दिसंबर 2010। अब आनंद को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि वो बहुत ही बार फ़ोन मिला चुका होता है, लेकिन पायल उसकी फ़ोन का कोई भी आंसर नहीं करती है। इसलिए वो टेंशन में आकर के लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है, जहाँ पे पायल एक रेंटेड हाउस में रहा करती थी। वहाँ जब लैंडलॉर्ड इमरजेंसी की से पायल की उस फ्लैट को खोलता है, तो वो देखता है पायल ज़मीन में पड़ी हुई है और उसे धारदार हथियार से किसी ने वार किया है, क्योंकि वहाँ पे पूरा फर्श जो था पूरा ब्लड से भर्ती था। इसलिए अब लैंडलॉर्ड जो है वो आनंद को भी कॉल करता है, उसे सारा बात बताता है, प्लस पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है। अब पुलिस आती है मौका वारदात में और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब ये बात आनंद की फैमिली को भी पता चलता है और पायल की फैमिली को भी पता चलता है। दोनों की ही फैमिली अब बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पुलिस पूछताछ जब करती है दोनों के फैमिली से, तो पायल की फैमिली, जो कि ऑलरेडी इस रिश्ते से अगेंस्ट में थी, वो खुद के दामाद पे शक जताते हैं, यानी कि आनंद पे शक जताते हैं। अब पुलिस आनंद की सीडीआर निकलवाते हैं और उसकी लोकेशन चेक करते हैं, लेकिन आनंद की सीडीआर से या लोकेशन से ऐसा कुछ भी संदेह नहीं होता है कि इसके पीछे आनंद का हाथ हो। अब पुलिस आनंद से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। यह आनंद बताता है कि मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन उसका बेंगलोर वाला जो जिम है, वहाँ पे जो जिम ट्रेनर थे, उसको पायल ने उसे निकाल दिया था। कुछ पैसों की हेराफेरी उसने की थी, प्लस लड़कियों के साथ में बदतमीज़ी करता था, इसलिए पायल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब पुलिस को ये लीड काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, इसलिए अब पुलिस इस लीड के पीछे भागना स्टार्ट किया। उस जिम ट्रेनर का नाम था जेम्स रे। ये जेम्स रे हैदराबाद का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम हैदराबाद के लिए रवाना होती है और जेम्स को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ जब जेम्स से पूछताछ करती है, तो जेम्स बताता है कि हाँ, मैं पायल को जानता हूँ और इसके जिम में मैं पहले कभी काम किया करता था, लेकिन किसी शक के वजह से पायल ने उसे निकाल दिया था। वो बताता है कि हैदराबाद में उसको एक कॉमन फ्रेंड मिल गया था, जो कि आनंद का भी दोस्त था, और उससे वो जॉब का हेल्प मांगता है। अब वो जो कॉमन फ्रेंड था, वो उसे फिर से बेंगलोर में लेकर के आता है और पायल के घर में जाता है। लेकिन यहाँ पायल जो होती है,
वो जेम्स को देख करके चौंक जाती है और गुस्सा करने लग जाती है और उसे भगा देती है। अब यही बात जेम्स को चुभ जाता है और वो प्लान बनाता है पायल को मारने का। वो एक दिन मौका देख करके पायल के उसी अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पायल का फ्लैट नंबर पूछ करके फ्लैट में एंटर करता है और पायल की हत्या करता है। अब ये तो साफ हो चुका था पुलिस के सामने कि जेम्स ने ही कत्ल किया था पायल का, क्योंकि जेम्स खुद अपने बयान में बता रहा है कि वो पायल का हत्या किया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन सारे बयानों के बाद में पुलिस उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। अब यहाँ जेम्स जेल से ही एक लेटर लिखता है पायल के माँ बाप को कि असली क्रिमिनल मैं नहीं बल्कि उनका दामाद अनंत मिश्रा है। अब ये खत पा करके पायल के माता पिता, जो कि ऑलरेडी अगेंस्ट में थे इस शादी से, वो भी सोचते हैं कि ज़रूर हो ना हो इस पे पीछे मेरे दामाद का हाथ हो। इसलिए वो आते हैं जेल में मिलने के लिए जेम्स से। यहाँ जेम्स अनंत मिश्रा के खिलाफ़ एक स्टोरी सुनाता है पायल के माँ बाप को और उन्हें यकीन दिलाता है कि असली क्रिमिनल मैं नहीं बल्कि उनका दामाद अनंत मिश्रा है। प्लस एक कॉल डेटा रिकॉर्ड भी उनके साथ में शेयर करता है जो कि अनंत मिश्रा का होता है। पायल के माता पिता उसकी कहानी सुन करके प्लस कॉल डेटा रिकॉर्ड को लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि असली मुजरिम जेम्स नहीं बल्कि उनका दामाद अनंत है। अब कर्नाटका हाई कोर्ट 2013 को ये केस सीबीआई को सौंप देती है और कहती है कि अच्छे से तहकीकात की जाए। यहाँ जेम्स ये भी बताया हुआ रहता है कि जो आईओ है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर उमेश जो है वो अनंत से पैसा खा करके उसे मुजरिम बनाया है। सीबीआई की टीम जो होती है वो अनंत मिश्रा प्लस वो पुलिस मिस्टर उमेश के ऊपर निगाह बना के रखती है। वो उस पुलिस वाले के हर एक्टिविटी को चेक करते हैं, उसके बैंक अकाउंट को चेक करते हैं, उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, यहाँ तक कि उसके फैमिली मेम्बर में जितने बैंक अकाउंट्स हैं उनको चेक करते हैं। वो सुबह कहाँ जाता है, शाम को कहाँ से आता है, सब वगैरह वगैरह चेक करते हैं। ये सब सिलसिला होते होते 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ तक कि अनंत की एक्टिविटी को भी चेक की जाती है। और इसी दौरान जेम्स जो होता है वो ह्यूमन राइट कमीशन को एक खत लिखता है तो उसे गलत फंसाया जा रहा है। अब यहाँ ह्यूमन राइट भी उसके बातों को बिलीव कर लेती है। कोर्ट में गुहार लगा करके 1 लाख की मुआवजा भी जेम्स को दिलवा देती है। अब ये सारी छानबीन ऐसी चलती रहती है और चलते चलते 5 साल बीत जाती है, यानी कि 2018 का वक्त आ जाता है। अब यहाँ नई जो सीबीआई की टीम होती है उन सारी बातों को साइड कर देती है कि एक पुलिस वाला जो कि मिस्टर उमेश है उसके ऊपर रिश्वत का आरोप है, या तो फिर आनंद मिश्रा क्रिमिनल है या बहुत ज़्यादा अमीर है जिसके वजह से उसने जेम्स को फंसाया है। वो फिर से वो तहकीकात करती है जो कि बेंगलोर के पुलिस ने की थी। वो सारे एविडेंस को फिर से अपने पास में लेकर के आती है और फिर से तहकीकात नए सिरे से करती है। वो सबसे पहले उन डीएनए सैंपल को मैच करती है जो कि पायल के घर से मिला था। वो डीएनए सैंपल जेम्स से मैच हो जाता है। प्लस जेम्स ने जो कॉल रिकॉर्ड्स दिया था पायल के माता पिता को अनंत के खिलाफ़, उस कॉल रिकॉर्ड को भी वेरीफाई करती है। बट वो सारी कॉल रिकॉर्ड जो होती है वो फेक निकलती है। इसके वजह से भी अब जेम्स जो है शक की निगाहों में आ जाता है। प्लस उस गार्ड से भी वेरीफाई करते हैं जिस गार्ड से जेम्स ने पायल की अपार्टमेंट नंबर पूछा था। यहाँ बेंगलोर पुलिस से एक चीज़ मिस हो गई थी जो कि पायल का पड़ोसी था। अब ये नई सीबीआई की टीम उस पड़ोसी के पास पहुँचती है, लेकिन वो पड़ोसी जो उस वक्त उस पड़ोस वाली फ्लैट में रहता था वो पड़ोसी अब शिफ्ट हो चुका था मुंबई। अब ये बात पुलिस को पता चलती है, यानी कि मिस्टर उमेश को पता चलती है। इसलिए वो अपने खर्चे से मुंबई जाता है और उस पड़ोसी की तलाश करता है। पड़ोसी का घर तो मिल जाता है लेकिन वो पड़ोसी नहीं मिलता है। उस पड़ोसी का नाम होता है रंगू। इसलिए अब उमेश क्या करता है, उसके नाम एक खत लिख करके उसके घर में छोड़ देता है। अब ये खत पा करके रंगू मुंबई से बेंगलोर के लिए रवाना हो जाता है और सीबीआई के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां रंगू बताता है कि हाँ, उस दिन यानी कि 16 दिसंबर 2010 को उसने कुछ चीख पुकार सुनी थी। अब सीबीआई रंगू के भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और एक नई चार्जशीट बनाती है। इस चार्जशीट में गुनहगार कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही होता है। नवंबर 2019 को कर्नाटका हाई कोर्ट जेम्स को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और इसी तरह रिश्वत के आरोप जो उमेश पे लगे थे वो मिट जाते हैं। तो यही थी आज की केस। फिर से मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट रियल क्राइम स्टोरी में।